अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आबिद की न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद आबिद। आज 28 जुलाई है दोस्तों। इस वीडियो में सबसे पहले आप देखेंगे कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अरब मुल्क की कैसे हो गई एंट्री, ईरान की एक तरफा बर्तरी कैसे ख़त्म हो सकती है, इसराइल ने अब ईरान के किन ठिकानों पर हमला करने का दे दिया अल्टीमेटम। आखिर इसराइल ने अपना कौन सा राज खोलकर ईरान से कहा कि अगर दम है तो हम पर हमला करके दिखाओ। सऊदी अरब के साथ आखिर ईरान ने किस अहम मसले पर बातचीत की। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात से पहले यूक्रेन ने रूस पर कितने 100 ड्रोन से हमला कर दिया, और जापान में आने वाले ज़बरदस्त ज़लज़ले ने तबाही की कैसी तस्वीरें दिखाई। दोस्तों, ये थी हेडलाइंस और खबरें इससे ज़्यादा होंगी। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं इनकी डिटेल्स के ऊपर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अब ईरान का अकेला कंट्रोल जो है वो ख़त्म करवाने की कोशिशें हो रही हैं। यानी जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान अकेला अपना दबाव और असर रसूख कायम रखना चाहता था, अब इसका निज़ाम तमाम अरब ममालिक के साथ मिलकर चलाने का फार्मूला सामने आ गया है। 28 जुलाई की शाम आने वाली बड़ी खबरों में से एक ये है कि ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से ईरान के सामने एक नया फार्मूला रख दिया है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ओमान ने ईरान को एक ऐसा प्लान भेजा है जिसके तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मैनेजमेंट किसी एक मुल्क के बजाय रीजन के तमाम कंट्रीज के पास होगा। जी हाँ, तमाम कंट्रीज मिलकर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो पावर है उसको शेयर करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस फार्मूले के तहत हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज अपनी मर्जी से फीस अदा करेंगे, किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं होगी, और इस रकम से नेविगेशन यानी जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त, आवाजाही, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, समंदरी माहौलियात की बात कर रहे हैं, यानी समंदर का जो माहौल है उसको तहफ़्फ़ुज़ और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे निज़ाम चलाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि ये मॉडल मलाका स्टेट की तर्ज पर तैयार किया गया है, जहां किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि कई ममालिक का मुश्तरका किरदार होता है। इससे पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर से जो है वो अलग अलग टेलीफोन पर उन्होंने बात की है, और हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी और रीजनल जो हालात हैं उस पर उनकी गुफ्तगू हुई है। दोस्तों, अगर ये फार्मूला अमली शक्ल इख्तियार कर लेता है तो हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से अकेले फीस वसूल करने का ईरान का प्लान भी नाफिज नहीं हो पाएगा, और इससे मिडिल ईस्ट की पूरी जो इक्वेशन जो है वो बदल सकती है, और हो सकता है ईरान इस पर राजी ना हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन साथ ही मुझे यही वो प्लान नज़र आता है जिसके ज़रिए अमरीकी नेवी हॉर्मुज़ से बाहर निकल सकती है, और अरब ममालिक और ईरान के दरमियान किसी नए इख्तलाफी सूरत हाल को भी बढ़ने से रोका जा सकता है। अब देखना यह है कि ईरान की IRGC और वहाँ की जो सरकार है, हुकूमत है, इस ऑफ़र पर एक राइम कर पाते हैं या नहीं, और बीच में अमेरिका कोई टांग अड़ाता है या नहीं। वैसे आज ईरान सऊदी अरब के कांटेक्ट में है, ऐसा ना हो कि सब कुछ ईरान खुद ही इस अंदाज में कर रहा हो ताकि अमेरिकी ने भी यहाँ से निकल जाए। इसराइल के अंदर जंग के मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, वो मसाइल इसराइली हुकूमत और इसके डिफेंस मिनिस्टर को मुसलसल परेशान कर रहे हैं। इसराइली हुकूमत और उसका डिफेंस मिनिस्टर अब भी ईरान पर नए हमले करने के लिए बेचैन दिखाई दे रहे हैं। शायद वो ईरान के गुज़िश्ता मिसाइल हमलों में अपने शहरों की तबाही और एयर डिफेंस की नाकामी भी भूल चुके हैं। अब 28 जुलाई की शाम आने वाली एक खबर आप देख लीजिए। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर है, उनका नाम है कार्टन्स, ने कहा है कि इसराइल ईरान के एनर्जी टारगेट्स पर हमला करना चाहता है, लेकिन अमेरिका फिलहाल इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। कार्टन्स के मुताबिक अमेरिका को खदशा है कि अगर ईरान के ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो ईरान भी जवाब में रीजन के दूसरे ममालिक पर हमला कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस पैदा हो जाएगा और अमेरिका की टांगें जो है वो छत से लग जाएंगी। जी हाँ, ये उनको मालूम है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल कार्टन्स ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर इसराइल को मौका मिला तो वो ईरान को 40 साल पीछे धकेलने के लिए तैयार है। यानी अमेरिका फिलहाल इस जंग को मजीद फैलने से रोकना चाहता है, लेकिन इसराइल के कई मिनिस्टर अब भी ईरान के खिलाफ एक और बड़े हमला करने के लिए जो है वो दबाव डाल रहे हैं।
اب سنیے دوستوں ایک اور دلچسپ خبر، کچھ لمبی ضرور ہے مگر سنیے گا ذرا غور سے۔ اسرائیل اب ایران سے کہہ رہا ہے کہ اگر دم ہے تو ہم پر حملہ کر کے دکھاؤ، اور اس کے ساتھ اس نے ایک ایسا راز بھی کھول دیا ہے۔ اسرائیل اب کھل کر ایران کو اکسانے میں مصروف ہے، اور اس کی ٹائمنگ دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی اسٹریٹجی کام کر رہی ہے۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے پہلی بار یہ تسلیم کیا ہے کہ حالیہ جولائی کی جنگ کے دوران امریکی فائٹر جیٹس ایران پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کے ایئر بیسز سے اڑان بھر رہے تھے، اور ایران کو اس بات کا اچھی طرح علم تھا۔ 28 جولائی کی شام سامنے آنے والے بیان میں اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹس نے کہا ہے کہ ایران جانتا تھا کہ امریکی فائٹر جیٹس اور ریفیلنگ ایئر کرافٹ اسرائیل سے اڑان بھر کر ایران پر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ یعنی اسرائیل اسے ایران پر اپنے خوف اور برتری کی علامت قرار دے رہا ہے۔ دوستوں اگر اس بیان کے پیچھے کی نیت کو سمجھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کر ایران کو بھڑکا رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس جنگ میں دوبارہ سے کودے۔ یاد کیجئے ایران بار بار کہتا ہے کہ جس بھی زمین سے اس پر حملہ کیا جائے گا وہ اس زمین کو نشانہ بنائے گا، لیکن حالیہ جنگ میں ایران نے جارڈن، بحرین، کویت اور دوسرے عرب ممالک میں موجود امریکی بیسز کو نشانہ بنایا، مگر اسرائیل اور اس کے جو ان ایئر بیسز پر حملہ نہیں کیا جہاں سے امریکی فائٹر جیٹس جو ہے وہ اڑان بھر رہے تھے۔ دوستوں یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ہم نے بھی آپ کو دکھایا تھا کہ جنگ کے دوران اسرائیل کے بین گورین ایئرپورٹ پر امریکہ کے بڑے بڑے ایئر ٹینکر کھڑے دکھائی دیے تھے جو فضا ہی میں فائٹر جیٹس میں ایندھن بھرتے ہیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہزاروں اسرائیلی مسافروں کی فلائٹس منسوخ کرنا پڑی، اور بعد میں کئی ٹینکرز کو اسرائیل کے دوسرے ایئر بیسز جیسے ریمون وغیرہ پر منتقل کر دیا گیا۔ ریمون ایک ایئر بیس ان کی وہاں پر منتقل کر دیا گیا۔ اب جنگ ختم ہونے کے 3-4 دن بعد خود اسرائیل دنیا کو یہ بتا رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ ہاں ہماری زمین سے امریکہ نے ایران پر حملے کیے تھے، آ جاؤ اگر لڑنا ہے تو آ جاؤ، جی ہاں آ جاؤ بھائی، بلا رہا ہے۔ یعنی کیا اسرائیل ایران کو یہ کہہ کر اکسا رہا ہے کہ اگر واقعی دم ہے تو ہم پر حملہ کر کے دکھاؤ؟ دوستو میں پھر کہتا ہوں آپ سے کہ اس اقرار کی ٹائمنگ بھی غور کرنے والی ہے، مطلب پوری دنیا کو دنیا کے سامنے ایران کو چیلنج کرنا اور ایران کو بتانا کہ تم نے یہاں تو کارروائی کری نہیں، تم تو کہتے تھے ہم کرتے ہیں اس طریقے سے اور تم نے یہاں نہیں کری، تو اس کا مطلب ہے چڑھا رہا ہے۔ غور کیجئے، ایک طرف واشنگٹن میں بنیامین نتن یاہو آج کی تاریخ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ موجود ہیں، اور دوسری طرف تل ابیب میں بیٹھا ان کا ڈیفنس منسٹر ایران کو کھلا چیلنج دے رہا ہے، اور یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کسی نتیجے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز پر نئے نظام کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جنگ کے رکنے کی امید بھی واضح نظر آ رہی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اسرائیل کے کئی مقاصد ادھورے رہ جائیں گے۔ یعنی کیا اسرائیل اس پوری جنگ کو دوبارہ بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اگر ایران غصے میں آ کر اسرائیل پر حملہ کر دے اور اپنا بدلہ لے لے تو واشنگٹن میں بیٹھا نتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ سے کہہ سکے گا کہ دیکھیے ایران نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، اب آپ کو اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے دوبارہ ہمارے ساتھ پوری جنگ میں کودنا پڑے گا، پوری جنگ لڑنی پڑے گی۔ فی الحال اسرائیل ایک نہایت چلاک پلیئر کی طرح کھیل رہا ہے، اور اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ چال چلی۔ اب دیکھنا ہے کہ ایران اپنا موقف برقرار رکھتے ہوئے اسرائیل پر بھی عرب ممالک کی طرح حملہ کرتا ہے، یا پھر جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ ہی اختیار کرتے دکھتا ہے، اور اسرائیل کا پورا گیم ناکام ہو جاتا ہے اس وجہ سے۔ یہ بھی ہونا ہے دیکھیں۔ اور دوسری طرف دوستوں سعودی عرب پر ہونے والے حملوں کے بعد اب ایران ڈیمیج کنٹرول کرتا دکھائی دے رہا ہے، یہ اگلی خبر ہے۔ ایران کے فارن منسٹر یعنی
अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब और ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे टेलीफोन पर बातचीत की है और इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और पूरे रीजन की जो सिक्योरिटी है उस पर उन्होंने बात की है। ईरान के बयान के मुताबिक अब्बास अराक्ची ने दोनों ममालिक के साथ रीजनल हालात और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की और इस बात पर जोर दिया कि रीजन में स्टेबिलिटी बरकरार रहनी चाहिए और मुश्तरका ज्वाइंट डेवलपमेंट जो है उसकी कोशिशों को मजबूत बनाना चाहिए। दोस्तों, ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब सऊदी अरब ने दावा किया कि इसने इराक में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप की जानिब से छोड़े गए ड्रोन्स को मार गिराया है। यानी एक तरफ मिसाइल और ड्रोन्स चल रहे हैं और दूसरी तरफ मुश्तरका डिप्लोमेसी में पूरी रफ्तार से जारी इसकी जो जियोपॉलिटिक्स है कहते हैं वो तेज़ी से जारी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और ये खबर है यूक्रेन से। जी हाँ, ज़ेलेंस्की और ट्रंप की वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात से बिल्कुल पहले यूक्रेन ने मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया है। रूसी मीडिया और मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानन के मुताबिक गुज़िश्ता रात से सिर्फ मॉस्को रीजन की तरफ 390 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स दागे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों के बाद मॉस्को रीजन में मौजूद एक बड़ा लॉजिस्टिक्स सेंटर आग की लपेट में आ गया, जिसकी तस्वीर भी सामने है। दोस्तों, यह हमला ऐसे वक्त में हुए हैं जब चंद ही घंटों बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सवाल दोस्तों कि यह है कि क्या यूक्रेन ने यह हमला सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन के तौर पर किया या फिर ट्रंप से होने वाली मुलाकात से पहले रूस पर अपना दबाव और ताकत दिखाने का एक मैसेज था, पैगाम था। मुमकिन है जब आप ये खबर देख रहे हो तो ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हो चुकी हो और वो कोई ऐलान भी कर चुके हों। दोस्तों, दूसरी तरफ जापान की खबर ले लेते हैं। जापान में एक बार फिर ज़बरदस्त ज़लज़ले से जापान हिल चुका है और इस बार ज़मीन इस कदर कांपी कि सदियों पुराना कुमामोतो कैसल भी गर्द गुबार में छुप गया। 28 जुलाई को जापान के कुमामोतो प्रेफेक्चर में 7.1 मैग्नीट्यूड का शदीद ज़लज़ला आया, जिसका मरकज़ समंदर के नीचे सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई थी। स्टोर्स हिल गए, शॉपिंग करने वाले खौफजदा हो गए। ज़लज़ले के फौरन बाद सामने आने वाली लाइव तस्वीर में तारीखी कुमामोतो कैसल बुरी तरह हिलता हुआ दिखाई दिया, जबकि पूरे इलाके में गर्द और धुएं जैसे बादल फैल गए। जापान के वेदर एजेंसी ने इसके बाद सुनामी वार्निंग भी जारी कर दी और कहा है कि तकरीबन 1 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। दोस्तों, जापान दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहां बड़े ज़लज़ले आना आम सी बात है। जी हाँ, लेकिन हर बार इतना ताकतवर झटका ये याद दिलाता है कि कुदरत के सामने इंसान की सारी ताकत और सारी टेक्नोलॉजी कितनी ही है। जी हाँ, कितनी बेबस साबित होती है। देख लिया आपने, कुछ भी नहीं है इंसान, कुदरत एक झटका देती है, इंसान हिल जाता है। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान की दुनिया भर में धाक है, लेकिन ज़मीन के अंदर क्या चल रहा है और कब क्या होने वाला है इसका मुकम्मल इल्म किसी को भी नहीं है। इसको कहते हैं दोस्तों कुदरत और इसको कहते हैं सुप्रीम पावर। जी हाँ, यही मेन सुप्रीम पावर है। सुपर पावर तो कोई भी बन सकता है, आज कोई है कल कोई और होगा, मगर कभी सिकंदर, कभी मंगोल, कभी हिटलर, कभी नेपोलियन, सब ने अपनी ताकत दिखाई और दुनिया से रुखसत हो गए। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। वो सब कहाँ हैं और आज वाले भी एक दिन वहीं चले जाएंगे जो इस टाइम मौजूद है। जी हाँ, लेकिन सुप्रीम पावर हमेशा बाकी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। नया चैनल है दोस्तों, जितने लोग ये वीडियो देखते हैं उन सबको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तेज़ी से हम ग्रो कर सकें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर हम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। तो अपनी सपोर्ट जारी रखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और आखिर में दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।